हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए साइंस में हमें चिन्ह परिपाटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि कौन सा मान जो दिया गया है प्रश्न में वह धनात्मक में लिया जाए और कौन सा मान जो दिया गया है प्रश्न में वह ऋणात्मक लिया जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर थोड़ा और इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे तो हमें चिन्ह परिपाटी किस लिए पढ़ना है और क्यों पढ़ना है समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को व्यक्त करते हैं आर से, और आर बराबर यहाँ पर लिखा है +3.00 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर है। देखो जो बिंब की दूरी होती है उसे व्यक्त करते हैं u से। तो यहाँ पर तो दिया गया है 5.00 मीटर, लेकिन यहाँ पर -5.00 मीटर किस प्रकार से आया यही हमें समझना है कि दूरी स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज v का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यह पता करना है कि कब इसका मान प्लस में लिया जाए और कब इसका मान माइनस में लिया जाए, और इसको हम यहाँ से बताएंगे चिन्ह परिपाटी को। और एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो पूरे ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो जैसा कि हम जानते हैं परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने समतल चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट आ जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए नए कार्तीय चिन्ह की परिपाटी को पढ़ना है। नए कार्तीय चिन्ह की परिपाटी को सिर्फ और सिर्फ समझना है, और समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ के द्वारा इसको बताएंगे। सबसे पहले देखा होगा आपने दो प्रकार के अक्ष होते हैं, एक होता है x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष। तो इस प्रकार से अक्ष का निर्धारण करेंगे और देखेंगे यहाँ इसके बीचों बीच में होता है केंद्र जिसे O से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप जानेंगे कि अक्ष किस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार की लाइनें होती हैं, यहाँ पर होता है x अक्ष और यहाँ पर होता है x डैश अक्ष, और यहाँ पर होता है y अक्ष और यहाँ पर होता है y डैश अक्ष, और बीच में होता है इसका केंद्र जिसे ओरिजिन बोलते हैं और जिसे O से व्यक्त करते हैं। तो O से लेकर यह x अक्ष है, O से लेकर यह y अक्ष है, और O से लेकर यह x डैश अक्ष है, और O से लेकर के यह y डैश अक्ष है। और x से x डैश अगर देखा जाए तो x डैश मिल रहा है, तो ये पूरा x अक्ष ही कहलाएगा। सिर्फ O से x तक ये धनात्मक है, जहाँ डैश लगा होता है उसे ऋणात्मक बोला जाता है, और जहाँ डैश नहीं लगा होता उसे धनात्मक बोला जाता है। तो O से x इसमें डैश नहीं लगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक कुछ भी मिलेगा तो वह धनात्मक रहेगा। O से y यहाँ भी कुछ भी मिलेगा तो वह धनात्मक रहेगा, कोई भी रेखा इधर से गुजरेगी तो वह धनात्मक रहेगी। y पे x डैश, O से लेकर x डैश यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी रेखा हमें प्राप्त होगी वह होगी ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर डैश लगा हुआ है, ये ऋणात्मक होता है। अगर O से y डैश के अनुदिश कोई भी रेखा होकर जाती है, कोई भी रेखा टच करती है, तो डैश O से y डैश पर जितनी भी रेखाएं टच करेंगी उसका मान ऋणात्मक होगा। तो ये हो गई जानकारी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी मान होता है उसे धनात्मक लिया जाता है, यहाँ से यहाँ जो भी लिया जाता है उसे धनात्मक लिया जाता है, और डैश के लिए जो होता है वह ऋणात्मक होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो भी मान लिए जाएंगे वह ऋणात्मक होंगे, और यहाँ से यहाँ पर भी जो भी मान लिए जाएंगे वह ऋणात्मक होंगे। इसको मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ से मान माइनस में लेना, यहाँ से मान प्लस में, यहाँ से मान प्लस में, यहाँ से मान माइनस में लेना है। अब थोड़ा इसमें देखेंगे कि यहाँ पर गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हमने एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करना है, जिन्हें नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यह मूल बिंदु होता है O, और यहाँ पर O किसे बोला जाएगा, दर्पण के ध्रुव को। तो ये जो बिंदु होगा इसे बोला जाएगा अब विज्ञान में P।
इसके बाद दर्पण के चित्र इसके पीछे यहाँ पर 10.9 दिया गया है। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति यक्स अक्ष का मतलब है यक्स डैश, तो इस पद्धति में हमें लेना है, अर्थात इसे हमें नहीं लेना है, सिर्फ यक्स डैश के बारे में हमें जानकारी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन में कहा गया है कि हमें जो चिन्ह परिपाटी खींचनी है वह यक्स डैश में खींचनी है। तो ये हो जाएगा यक्स और ये हो जाएगा एक्स डैश। ये एक्स डैश की लाइन खींच ली गई, वाई को इसमें नहीं लेना है, एक्स डैश लिया जाएगा और यह परिपाटी निम्न प्रकार से कार्यरत होगा। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो चाहे वो उत्तल हो और चाहे वो अवतल हो, इसमें बिंब यानी वस्तु को हम हमेशा बाईं ओर ही रखेंगे। देखिए इसके बीचों बीच में क्या होता है, एक ध्रुव होता है, इसके बीचों बीच में क्या होता है, एक ध्रुव होता है जिसे P से व्यक्त करते हैं, और इससे कुछ दूरी पर क्या होती है, इसकी वक्रता केंद्र C होती है, और दर्पण के ध्रुव P और दर्पण के ध्रुव P तथा C से खींची गई सीधी रेखा को क्या कहते हैं, इसका अक्ष कहते हैं या ध्रुव का अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर P होता है और इससे थोड़ी दूर पर C होता है। दर्पण के ध्रुव P तथा C से खींची गई सीधी समांतर रेखा को हम कहते हैं इसका मुख्य अक्ष, जो कि सीधा करके यक्स डैश के रूप में मिलेगा। तो एक अवतल दर्पण पहले बनाते हैं। ये देखिए यक्स डैश है, और चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण का हम निर्माण करते हैं कि एक अवतल दर्पण बन जाए, जिससे हमको यह फिगर समझने में आसानी हो जाए। तो इस प्रकार से सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं और अवतल दर्पण में हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर लेते हैं। ये देखिए एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग, ये देखिए ये दबा हुआ भाग है, तथा इसके बाहर क्या कर दे रहे हैं, पेंट यानी कि पॉलिश कर देते हैं, उसे ही हम अवतल दर्पण कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव, यहाँ पर जो कटान बिंदु होता है जो प्रतिच्छेद करती हैं, उन्हें हम दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। और कहा जा रहा है कि जो बिंब होता है, बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो यहाँ पर जो भी वस्तु रखा जाएगा, ये हो गया दर्पण और ये हो गया इसका बाईं ओर। तो यहाँ पर ये बिंब यानी कि कोई वस्तु रखी जाएगी। तो ये देखिए मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है जो कि इसके बाईं ओर रखी गई है, जिसको हम मान लेंगे कि एक A है, दूसरा क्या है, B है। जैसा कि हम जानते हैं वस्तु को AB से व्यक्त करते हैं, तो ये A हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा B। अब ये देखिए वस्तु को बाईं ओर रखा गया, तो ये यहाँ से इसकी दूरी होती है जिसे U से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर O, यहाँ पर O था तो इसे P माना गया, तो यहाँ पर देखेंगे यक्स डैश की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ तक ये जो वस्तु रखी गई इसी पर रखी गई, तो इसका मतलब ये क्या है, ऋणात्मक की ओर रखा गया है। तो नंबर A हमें सिर्फ इतना ही नोट करना है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो अभी ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे और उसमें से लिखेंगे बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, यानी यहाँ से प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर और वक्रता केंद्र से होकर लेके जाते हैं, जैसे कि दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना वाले हेडिंग में हमने समझाया। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे यहाँ से कोई रेखा यहाँ से खींची जाएगी, तो पटरी से लेकर के यहाँ से यहाँ तक दूरी माप लेंगे, उसे कहाँ तक मापेंगे, ध्रुव तक। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जो भी रेखा आएगी उसको माप लेंगे कि यह वस्तु इतनी दूरी पर रखी है, जिसे U से व्यक्त करा जाता है। नंबर 3, मूल बिंदु के दाईं ओर यानी यक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। देखिए ध्यान से, मूल बिंदु अर्थात यहाँ पर जो ये P है वही इसका मूल बिंदु है। इसके दाईं ओर ये हो गया इसका दाईं ओर, और यानी यक्स अक्ष के अनुदिश यानी यक्स अक्ष के अनुदिश, और मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। इधर से इधर जो भी दूरी मापी जाएगी वह क्या होगी, धनात्मक होगी।
और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर यहाँ से इधर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वह सभी क्या होंगी, ऋणात्मक। यानी यहाँ से यहाँ तक जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वह ऋणात्मक होंगी। तो इस तरीके से पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट होता है। और पॉइंट नंबर इसमें 4 है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर यानी वाई अक्ष के अनुदिश। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत। देखिए ये है इसका मुख्य अक्ष और इसके लंबवत यानी ऊपर की ओर, वाई अक्ष के अनुदिश। ये देखिए ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक। यानी अगर हम ऊंचाई में ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका मान किस में रहेगा, धनात्मक में रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर वैसे तो इसका मान यहाँ से जितना भी होता है धनात्मक होता है, लेकिन अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका मतलब वाई अक्ष की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर, या ऊंचाई में जाने पर लिख दे सीधे सीधे, बढ़िया रहेगा। ऊंचाई पर जाने पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भी दूरी ली गई है वो बाईं ओर की दूरी होगी, और यह दूरी जो होगी बाईं ओर की वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। बाईं ओर जो भी दूरी मेजर करी जाएगी, जो भी दूरी मापी जाएगी वह माइनस में ली जाएगी, यानी 1 आएगा तो उसे -1 लिखा जाएगा। अब इसके बाद जो भी आपतित प्रकाश की दिशा होगी वो प्रकाश की किरणें यहाँ पर आपतित कराएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए ये बिंब, यानी जो प्रकाश की किरणें होती हैं उन्हें बिंब कहते हैं। और अगर बिंब प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं तो वो क्या होती हैं, परावर्तित होकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। तो मान लेते हैं कि जो मिलने वाली किरणें हैं वो यहाँ पर कहीं पर आकर कट जाती हैं, जिसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनता है। तो हमेशा बाईं ओर उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ए ऊपर है तो ए डैश प्रतिबिंब बनेगा जो कि नीचे हो जाएगा, और बी नीचे है तो बी ऊपर हो जाएगा जो कि बी डैश बन जाएगा। तो ऊंचाई नीचे की ओर है यानी कि वाई डैश अक्ष की ओर है। तो अगर ऊंचाई नीचे की ओर रहेगी तो नीचे की ओर हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर इसका मान किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। नीचे की ओर का मतलब है जैसे हमने कहा यह एक्स डैश है या एक्स अच्छा एक्स डैश है, वाई डैश है, तो इसी से हमको मिलान करना पड़ता है। अगर डैश की ओर जाएंगी तो माइनस रहेगा, डैश की ओर नहीं जाएंगी तो प्लस रहेगा। देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, नीचे की ओर आ रही है अर्थात तो वाई अक्ष की ओर आ रही है, वाई डैश की ओर आ रही है तो डैश की ओर आ रही है तो ऋणात्मक है। यहाँ देखेंगे ऊपर की ओर जा रही थी, ये ऊपर की ओर का मतलब क्या है, वाई है, तो वाई का मतलब क्या होता है, धनात्मक। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष इसका निकाल लेते हैं। नंबर 5 में है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर। ये हमने इसको देख ही लिया, मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष हो गया, इसके लंबवत नीचे की ओर अगर ऊंचाई में नीचे की ओर जाते हैं तो इसका मान ऋणात्मक में मापा जाता है। तो यही होता है चिन्ह परिपाटी। तो हमने चिन्ह परिपाटी को इस फिगर के माध्यम से समझाया, और यही फिगर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है कि किस प्रकार से इस फिगर को हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या किया गया, एक यक्स डैश खींचा गया और इसके बाद एक अवतल दर्पण रखा गया। अवतल दर्पण रखने के बाद वस्तु से बाईं ओर एक प्रतिबिंब रखा गया और प्रतिबिंब से प्रकाश की किरणों को आपतित कराया गया। तो एक बिंब रखा गया जिससे एक प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश बना। और यहाँ पर चिन्ह परिपाटी को बताया गया कि हमेशा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी रेखा को स्पर्श करेगा उसका दूरी जो मापा जाएगा वो माइनस में मापा जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बाईं ओर की दूरी है जिसे हम माइनस में मापेंगे, माइनस में आएगा। और इसके बाद अगर ये देखिए ये वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई, जैसे कि इस पेन को अगर रख दिया जाए तो अगर इस पेन को रखा जाए यहाँ से तो पटरी लेकर यहाँ तक की दूरी मापेंगे, उसे लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो लिखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर कहा जाए कि ये वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है तो ऊंचाई h बराबर हम लिखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक मापा जाए तो ऊपर की ओर जाएंगे जिसे हम प्लस में लिखेंगे। अगर वो 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से यहाँ तक
तक 20 सेंटीमीटर है तो प्लस में 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसी प्रकार प्रतिबिंब की बात करेंगे, अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पर बनता है तो यहाँ से माप करके प्रतिबिंब का मान प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो दूरी है उसे u से व्यक्त करेंगे, जो ऊंचाई है उसे हम h से व्यक्त करेंगे और ऊंचाई का जो प्रतिबिंब है उसे हम h डैश से व्यक्त करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको व्यक्त करेंगे। अब हमें यहाँ तो समझ में आ गया कि कौन सा मान धनात्मक होगा या कौन सा मान ऋणात्मक होगा, लेकिन हमें अब यह बताना है किस प्रकार से इसको हम व्यक्त करते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या किससे व्यक्त होती है। तो वक्रता त्रिज्या को व्यक्त करते हैं r से। फोकस दूरी किससे व्यक्त करते हैं? फोकस दूरी को व्यक्त करते हैं f से, स्मॉल f से। और उसके बाद एक बार और फोकस दूरी लिख लेंगे, रहने देते हैं, फोकस दूरी हो गई। अब लिखेंगे बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी को व्यक्त करते हैं u से और प्रतिबिंब की दूरी को व्यक्त करते हैं v से। बिंब की ऊंचाई को व्यक्त करेंगे h से। बिंब की ऊंचाई को व्यक्त करेंगे h से और प्रतिबिंब की ऊंचाई को व्यक्त करेंगे h डैश से। आइए देखते हैं ये सभी चीज़ें कहाँ पर हमें मिलेंगी। देखिए वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की तो आधी होती है और हम देखें तो वक्रता त्रिज्या हमको बाईं ओर ही मिलेगी। तो अगर बाईं ओर मिलेगी तो r का मान किस में लिया जाएगा? माइनस में। अब देखिए फोकस दूरी दो प्रकार की होती है। फोकस दूरी अवतल दर्पण में अलग मिलती है और उत्तल दर्पण में अलग मिलती है। कैसे मिलती है देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, अगर अवतल दर्पण के लिए बनाया जाए किरण आरेख तो कहते हैं कोई भी किरण आरेख बनाने के लिए दो किरण आरेख की आवश्यकता होती है। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। देखिए ये कोई वस्तु है, इसका नाम क्या रखा गया है? ए बी रखा गया। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कैपिटल F कहते हैं और इससे कुछ दूरी पर इसकी वक्रता केंद्र क्या होती है? सी के लिए क्या होता है? जिस मार्ग से प्रकाश की किरणें जाती हैं और उसी मार्ग से क्या होता है? वापस लौट आती हैं। तो जो कटान बिंदु होता है वही इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ए से ए डैश इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बी से बी डैश हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ से यहाँ तक की दो दूरी ये P है और ये F है। तो F का मतलब फोकस बिंदु है, ये P का मतलब ध्रुव है। तो ध्रुव से बिंदु की फोकस दूरी को व्यक्त करते हैं स्मॉल f से। ये है P यानी ध्रुव और ये है B डैश यानी कि प्रतिबिंब। ये है P यानी कि A डैश, यहाँ पर ही मिलेगा, ये भी होता है प्रतिबिंब। दोनों को व्यक्त करते हैं V से, दोनों को व्यक्त करते हैं B से। अब आएंगे P और उसके बाद अगला बिंदु है C। तो C क्या होता है? वक्रता केंद्र, जिसे P से C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से व्यक्त करते हैं। अगला होगा P के बाद B मिलेगा या P के बाद मिल सकता है A, क्योंकि दोनों की दूरी उतनी ही दूरी है तो चाहे PA लिखा जाए या PB, दोनों का मान व्यक्त करते हैं U से। देखेंगे सभी क्रियाकलाप कहाँ पर हो रहा है? दर्पण के बाईं ओर, और दर्पण के बाईं ओर जितने भी मान होंगे वह होंगे ऋणात्मक, यानी कि इसमें की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब भी ऋणात्मक होगा, चाहे वो PA डैश का हो या PB डैश का हो। जैसे कि ऋणात्मक होने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो 5 ना होकर के -5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 ना होकर के -10 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से यहाँ की दूरी -10 सेंटीमीटर एक मापक माना जा रहा है। अगर यहाँ से यहाँ की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो R का मान 20 सेंटीमीटर ना होकर के -20 सेंटीमीटर होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए तो 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर ना होकर के -30 सेंटीमीटर होगा। तो ये अवतल दर्पण के लिए होता है। अवतल दर्पण में लगभग क्या सभी मान हम ऋणात्मक पाते हैं। सभी मान इसमें क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। सिर्फ यहाँ की ऊंचाई अगर मापनी होती है तो ऊंचाई h को धनात्मक कहते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर जाने के लिए हमें। और अब बात करेंगे उत्तल दर्पण की, तो गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं तथा इसके दबे हुए भाग में पॉलिश लगी होती है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसका ध्रुव क्या मानेंगे? P, और इसके P से
वक्रता केंद्र सी को मानते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे, जिसे हम कहेंगे कि यह एक मुख्य अक्ष है और यहीं पर कहीं इसका हम दर्पण का वक्रता केंद्र सी मान लेंगे। तो हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है, तो बाईं ओर रख करके वस्तु का नाम देंगे। वस्तु का नाम होगा ए बी। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले अधिकांशतः परावर्तित होती हैं और कुछ फोकस बिंदु एफ पर जा कर के मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और दूसरी प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो यह मानेंगे कि यह वक्रता केंद्र पर होकर के मिलती है। तो जिस बिंदु पर मिलती है वह वस्तु ए बी होती है। तो ए का सीधा प्रतिबिंब ए डैश और बी का सीधा प्रतिबिंब बी डैश प्राप्त होता है। हमने चिन्ह परिपाटी के माध्यम से सीखा, यहाँ यक्स डैश होता है, वाई डैश होता है, तो इसे अक्ष माना जाए। हमेशा पी को क्या माना जाता है, यहाँ पर पी स्थित है। पी से इधर आएंगे तो जो भी इधर मान मिलेगा वो धनात्मक मिलेगा। पी से इधर ऋणात्मक, पी से उधर धनात्मक, पी से इधर ऋणात्मक। तो यहाँ का मान माइनस में, यहाँ का मान प्लस में, यहाँ का मान प्लस में और यहाँ का मान माइनस में मिलेगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होती है, वस्तु। तो ये पी है यानी कि ध्रुव, ये बी है यानी कि वस्तु। दर्पण से वस्तु की दूरी, और ए भी उसी तरीके से, क्योंकि ए और बी से वस्तु मिली है तो इसे व्यक्त करते हैं यू से। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पी है और ये एफ है, तो फोकस बिंदु की दूरी जिसे व्यक्त करते हैं एफ से। ये देखिए पी है, ए डैश है, बी डैश है, जो दोनों ही प्रतिबिंब हैं। पी ए डैश, पी बी डैश दोनों ही प्रतिबिंब होंगे जिसे व्यक्त करते हैं बी से। उसके बाद पी सी, ये होगी वक्रता त्रिज्या जिसे व्यक्त करेंगे आर से। अब हम बात करेंगे कि कौन सा मान धनात्मक होगा और कौन सा मान ऋणात्मक होगा। देखिए पी से इधर का मान ऋणात्मक होगा, तो पी से इधर आएंगे बी है, पी से इधर ए है, इसका मान हमें ऋणात्मक में लेना। जो कुछ भी है, जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी 10 सेंटीमीटर मापेंगे तो -10 सेंटीमीटर लेंगे। इसके बाद पी एफ की बात करें तो पी एफ पी से इधर की ओर आएंगे तो जितना भी इधर लेंगे वो धनात्मक रहेगा। जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी अगर मांग लेंगे 5 सेंटीमीटर है तो यह बराबर +5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। इसके बाद ए डैश बी डैश जो कि प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की दूरी को व्यक्त करते हैं बी से, इसका भी मान धनात्मक में आएगा। जो भी आना होगा 5 सेंटीमीटर माप करके 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मापने के बाद पता चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की बात कराई जाएगी, ये भी बाहर यानी धनात्मक दिशा की ओर है। पी सी का मान आर भी जो कुछ भी होगा धनात्मक होगा। यानी एक चीज़ हम ये जान चुके हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक। हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक, या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक। तो आप नंबर 1 करके बताएंगे। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक तो लिखेंगे नंबर 1 धनात्मक। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक तो नंबर 1 लिखेंगे ऋणात्मक, या लिख देंगे निगेटिव। और इसके बाद अगर नंबर 2 में देखेंगे तो नंबर 2 में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर धनात्मक होती है नंबर 2 में लिख देंगे पॉजिटिव या धनात्मक, या नंबर 2 में लिख देंगे अगर ऋणात्मक होती है तो निगेटिव या। तो नेक्स्ट हेडिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के लिए।